Audio Jungle. नमस्कार एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी क्लासेस एंजॉय कर रहे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? आई नो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? कर रहे हैं ना? आई ट्रस्ट यू गाइस, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को प्लीज बहुत अच्छे से करिए, ठीक है। आज हमारी मैथ्स की सेकंड क्लास है। हमने अपनी मैथ्स की फर्स्ट क्लास में देखा था कि हमारे सिलेबस के अंदर कौन से चैप्टर्स हैं जो कवर्ड है, और उसके बाद हमने अपने सेट चैप्टर को स्टार्ट किया था। सेट चैप्टर में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि सेट चैप्टर आया ही क्यों है, क्यों पढ़ना पड़ रहा है सेट। तो इसमें हमने ये देखा था कि देखो, जैसे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल मतलब क्या? जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, चेंज होती है, जिसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशंस बनती हैं, तीन वेरिएबल्स हैं तो तीन इक्वेशंस बनती है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी ना होता है कि सिर्फ दो या तीन वेरिएबल्स हो। जैसे एक बिजनेसमैन के कितने सारे फैक्टर्स होते हैं जो कीप ऑन चेंजिंग, उसके कितने वेरिएबल्स होते हैं, बाप रे बाप। तो क्या उनको निकालने के लिए वो इतनी सारी इक्वेशंस बनाए? दो इक्वेशन सॉल्व होती नहीं, इतनी कैसे सॉल्व होंगी? इसीलिए मैंने आपको बताया था, इसीलिए सेट चैप्टर का जन्म हुआ है, ठीक है। अब वो कैसे सारी चीजों को इजी कर देता है, वो जब हम इस पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब अपन अपने सेट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं और इसे अच्छे से पढ़ते हैं। हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको नोट डाउन कराऊंगी। हाँ, आपको उनको क्लास में ही नोट डाउन करना है। मैथ्स के लिए आपको दो रजिस्टर बनाने हैं। एक रजिस्टर होगा आपका कंसेप्ट रजिस्टर, सेकंड रजिस्टर होगा आपका सम रजिस्टर। कंसेप्ट रजिस्टर में क्या होगा? जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं मैथ्स के, जितना भी हर चैप्टर में कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हैं, वो सब हम लोग अपने कंसेप्ट रजिस्टर में लिखेंगे और सम हम सेकंड रजिस्टर में सॉल्व करेंगे, ताकि जब भी आप रिवाइज करो, आपने कोई भी चैप्टर उठाया, पहले कंसेप्ट रजिस्टर से उसके सारे कंसेप्ट रिवाइज कर लिए, उसके बाद उसके सम सॉल्व किए, और जो भी सम ना आए वो सम रजिस्टर में से हम देख सके। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दो रजिस्टर बनाइए, एक कंसेप्ट रजिस्टर, एक सम रजिस्टर। कंसेप्ट रजिस्टर हम क्लास में ही बनाएंगे, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको लिखवाती जाऊंगी क्लास में ही, ठीक है। ओके, सो इसकी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के साथ। चलो अच्छे से मुंह मत बनाओ, मैथ्स पढ़ना है। नहीं, मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको टफ इसलिए लगता है क्योंकि लॉजिक्स नहीं पढ़ते। अच्छे से लॉजिक समझेंगे, इतना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे तो मैथ्स बहुत इजी लगने लगेगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है। पर थोड़ा भरोसा आप भी मुझ पे दिखाओ तो, और मेरे साथ ध्यान से पढ़ो, तो मैथ्स सच में इजी हो जाएगा। ओके, चलो आ जाओ। ओके, अब सबसे पहले एनसीईआरटी में जाने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताती हूँ, फिर अपन एनसीईआरटी की तरफ जाते हैं, ठीक है। ओके, चलो लेट्स बिगिन। फर्स्ट, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेट को डिफाइन कैसे किया गया है, ठीक है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अरे बाप रे, समझ आ गया? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। आगे होगा ना समझ? चलो आगे बढ़े। नहीं आया ना समझ? मैम आपने मतलब तो बताया ही नहीं, अभी बता देती हूँ। अच्छे से इसका मतलब अपन समझेंगे, ठीक है। देखो, पहला वर्ड क्या लिखा है इसमें? सेट कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, ठीक है।
अब मैथ्स के लिए ऑब्जेक्ट में लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग दोनों के दोनों कवर्ड है। मैथ्स के लिए ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस में कोई डिफरेंस नहीं है। मैथ्स दोनों को ही क्या बोलता है? ऑब्जेक्ट बोलेगा। मैथ्स लिविंग को भी ऑब्जेक्ट बोलेगा, मैथ्स नॉन लिविंग को भी ऑब्जेक्ट बोलेगा। तो इसमें आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। मैथ्स के लिए ऑब्जेक्ट मतलब लिविंग भी ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग भी ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक है, ठीक है। अगर वो किसी पर्सन की बात करेगा तब भी वो बोलेगा ऑब्जेक्ट, अगर वो नॉन लिविंग की बात करेगा तब भी वो बोलेगा ऑब्जेक्ट। ओके, डन। ओके, चलो अब अपन समझते हैं मैम वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है। वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है, अच्छे से ध्यान से समझना। आप इसका मतलब मुझे खुद निकाल के दोगे जब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। ओके, चलो ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा, हाँ आप जो क्लास देख रहे हो ना, आपसे मैंने आपसे पूछा मुझे बताओ हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, नेम देम। नेम द मंथ्स इन अ ईयर। एक साल में कितने महीने होते हैं उनके नाम बताओ। आपने मुझे क्या बोला मैम? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपका जो फ्रेंड देख रहा है ना, हाँ हाँ तुम ही जो बगल में बैठ के देख रहे हो, बताना जरा हाउ मेनी मंथ्स बताना जरा ईयर में कितने, नेम देम। आप क्या बोलोगे? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके सेम आंसर होंगे, मेरा भी सेम आंसर होगा। मैं दुनिया में किसी से भी पूछ लूं इसका आंसर सेम होगा। ओके, ओके। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। सब इतने पक्के दोस्तों बिल्कुल सेम आंसर देते हो, तो मुझे ये बताओ आपकी टॉप 5 फेवरेट एक्ट्रेस। बताओ बताओ बताओ, आप बताओ। क्या क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? मैम आलिया, अच्छा। कियारा, अच्छा अच्छा। और कौन? मैम सुष्मिता सेन, अच्छा सुष्मिता सेन, अच्छा। और मैम ऐश्वर्या, अच्छा अच्छा ऐश्वर्या। और बताओ मैम श्रद्धा, अच्छा। आपकी 5 टॉप 5 फेवरेट एक्ट्रेसेस ये है। ओके, समझ गए समझ गए। हाँ, आप बताना जरा जल्दी, मुझे बताओ कौन है टॉप 5 फेवरेट एक्ट्रेस आपकी? मैम आलिया तो मैं बिल्कुल नहीं पसंद। आलिया नहीं पसंद आपको? ठीक है, आपकी फ्रेंड को तो पसंद थी। अभी कुछ देर पहले तो मंथ्स के आंसर दोनों सेम दे रहे थे, अब अलग हो गया। अब आलिया नहीं पसंद आपको? क्या श्रद्धा नहीं पसंद? कियारा पसंद है? अच्छा ठीक है, ठीक है। कियारा अच्छी लगती है और मैम नोरा अच्छी लगती है। अच्छा अच्छा, ओके। और कौन पसंद है? बता दो बता दो, कोई बात नहीं, फेवरेट एक्ट्रेसेस ही पूछ रही हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं, बता दो। और मैम और कौन? मैम दीपिका पसंद है। अच्छा दीपिका पसंद है, अच्छा अच्छा। और मैम सोनाक्षी सिन्हा पसंद है। सोनाक्षी सिन्हा पसंद है, अच्छा ठीक है, हो सकता है भाई, हो सकता है, चॉइस है अपनी अपनी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अभी तो 5 मिनट पहले मैंने पूछा कि कितने साल में कितने महीने होते हैं उनका नाम दो, तो सब सेम आंसर दे रहे थे। हाँ, दोस्ती याद थी। अभी टॉप 5 फेवरेट एक्ट्रेस पूछी थी, सबकी अलग अलग हो गई। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? मैम आपकी क्या अलग बात हुई? ये क्या बात बोल रहे हो मैम आप? ये तो सब्जेक्टिव है। क्या है, क्या है मैम? ये तो सब्जेक्टिव है। राइट राइट, सब्जेक्टिव है। जो चीज सब्जेक्टिव होती है मतलब जो चीज हर किसी के लिए अलग अलग होती है, आपके लिए अलग, सामने वाले के लिए अलग, मेरे लिए अलग, दुनिया में हर इंसान के लिए अलग, वो वेल डिफाइंड नहीं होती, वो वेल डिफाइंड नहीं होती। तो मैम वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड मतलब वो जो हर किसी के लिए सेम आंसर होगा, जिसका हर किसी के लिए सेम आंसर होगा। जैसे साल में कितने महीने होते हैं उनके नाम बताओ, तो चाहे आपसे पूछूं, चाहे आपके दोस्त से पूछूं, चाहे आप मुझसे पूछो, चाहे दुनिया में किसी से पूछूं, अलग आंसर तो नहीं देंगे, सेम आंसर देंगे। या मैं पूछूं एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, इसके नाम बताओ, तो इसका आंसर भी आपके लिए सेम, आपके फ्रेंड के लिए सेम, मेरे लिए सेम, सबके लिए सेम होगा कि अलग अलग हो जाएगा? सेम होगा ना, सेम होगा ना। दैट इज सेट। सेट को क्या डिफाइन किया है? सेट जो है वो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, मतलब चाहे लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, सेट किसी के बारे में भी बात कर सकता है। उन सबको इकट्ठा करना, लेकिन कैसी चीजों को इकट्ठा करना? जो वेल डिफाइंड हो, मतलब जो सब्जेक्टिव ना हो, जिसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व ना हो कि किसी के लिए कुछ किसी के लिए कुछ। ना 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 ना,
सबके लिए उसका आंसर सेम 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 होगा। दैट इज व्हाट इज वेल डिफाइंड, दैट इज व्हाट इज वेल डिफाइंड। आपसे पूछू आप भी सेम आंसर दोगे, आपके दोस्त से पूछू वो भी सेम आंसर देगा, मेरे से पूछो मैं भी सेम आंसर दूंगी। दैट इज वेल डिफाइंड। और जो चीज का आंसर हर किसी के लिए अलग अलग होता है, मतलब उसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, वो सेट नहीं है। बिकॉज सेट है ही क्या, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जो डिफाइंड है, जिसका आंसर सबके लिए सेम है, उनका कलेक्शन, उनका समूह, उनको एक साथ लेना। ऑब्जेक्ट मतलब किसी इंसान के बारे में भी बात कर सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग के बारे में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी ये हमने कवर की अपनी सेट की डेफिनेशन, सेट का मतलब। ओके, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। नाउ सेट क्या है? सेट है एक लैंग्वेज। लैंग्वेज किस चीज की? लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट, मतलब जैसे मैथ्स प्लस का साइन यूज करता है, माइनस का साइन यूज करता है। ठीक है, ओके। सेट क्या है? सेट भी एक लैंग्वेज है। सेट क्या है? एक लैंग्वेज है। सेट बोलता है मुझे नहीं अच्छा लगा ये प्लस, मैं प्लस की जगह कुछ और बताऊंगा, कैसे रिप्रेजेंट करो। मुझे नहीं अच्छा लगा माइनस, मैं माइनस की जगह कुछ और बताऊंगा, कैसे रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो सेट क्या हुई? एक लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट। अब लैंग्वेज अलग अलग होती है ना, होती है, इंग्लिश अलग, हिंदी अलग, ओके, कन्नड़ अलग, मराठी अलग होती है ना, बहुत सारी लैंग्वेज सब अलग अलग होती है। वैसे ही सेट भी मैथ्स की एक लैंग्वेज है टू रिप्रेजेंट डेटा, लेकिन वो अपनी उसकी अलग लैंग्वेज है। जैसे प्लस साइन माइनस साइन होता है, तो सेट के अंदर प्लस को कैसे लिखा जाएगा वो अलग बताएगा, माइनस को कैसे लिखा जाएगा वो अलग बताएगा। अभी अपन टेंशन नॉट, जैसे जैसे चैप्टर को प्रोसीड करेंगे अपन ये सब कुछ सीखेंगे, लेकिन अभी मेरे को ये बताना था कि सेट क्या होता है? एक लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट। ओके, एक भाषा है चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब चीजों कैसे, जैसे प्लस को सेट बताएगा कि ऐसे लिखो, मतलब मान लो ए लिखो, सेट ये नहीं बोलता ए लिखो, मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। सेट बोलता है प्लस नहीं, हमें ए अच्छा लगता है, हम ए लिखेंगे। तो सेट में ए का मतलब क्या होगा? प्लस करना। ए का मतलब प्लस करना नहीं है सेट में, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। अभी अपन देखेंगे कि सेट प्लस को क्या बोलता है, सेट में प्लस के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्या चीज को वो बोलेगा कि प्लस मानो। ठीक है, कि प्लस के लिए वो क्या रिप्रेजेंट करता है। मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ कि मानो वो बोलता है कि ए मानो, तो मतलब सेट में प्लस की जगह क्या लिखा होगा? ए, ऐसे। ठीक है, तो ये एक लैंग्वेज है टू रिप्रेजेंट। ओके, ठीक है, ओके, समझ गए। एंड वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड मतलब जिसका सबके लिए आंसर सेम 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 होगा। ओके ओके, चलो अब आगे बढ़े चलो। अब देखो, मैंने आप लोगों से बोला कि सेट है लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट। ठीक है, अब लैंग्वेज की खूबसूरती क्या होती है? एक ही बात हर कोई अलग अलग ढंग से कर सकता है कि नहीं? एक ही चीज आप अलग ढंग से बोलोगे, सामने वाला अलग ढंग से बोल सकता है ना? लैंग्वेज की यही तो ब्यूटी है, हर कोई उसे एक ही लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश है, हर कोई अलग अलग बोलता है ना? रिप्रेजेंट करना अलग अलग होता है। लैंग्वेज सेम है, लैंग्वेज चेंज नहीं हो रही, लेकिन हर किसी का बोलने का वे अलग अलग होता है ना? होता है ना अलग अलग। वैसे ही सेट में दो तरीके बोले गए हैं रिप्रेजेंट करने के। लैंग्वेज सेम है सेट, लेकिन बोले गए हैं दो तरीके रिप्रेजेंट करने के। कौन से दो तरीके हैं? पहला है रोस्टर फॉर्म, ठीक है, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। मैम अब ये क्या है अभी बता देते हैं। देखो, मैंने आपको बोला था सेट के अंदर जो लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं, मैंने आप लोग को बताया था, उसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं उसे? एलिमेंट्स। ओके, तो जब रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जब कोई चीज जिसका हम सेट ले रहे हैं, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, कोई भी लिविंग या कोई नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, उसका कलेक्शन सेट होता है।
उसको उसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब एक एक एलिमेंट को अलग अलग लिख रहे हैं, दाना दाना, हर दाना अलग, एक एक एलिमेंट अलग 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 अलग, तो वो होता है रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है फिर मैम? जब वो जो एक एक एलिमेंट आपने लिखा है वो किस चीज को बता रहा है, किस चीज को बताना चाहता है ये एक एक एलिमेंट, जो आपने एक एक एलिमेंट लिखा तो है पर ये किस चीज को बता रहा है, वो चीज अगर हमने लैंग्वेज फॉर्म में लिख दी कि भाई इसमें जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट मानो एक्स, तो इसके अंदर ये जो एलिमेंट्स है ना जिसे मानो एक्स, ये क्या बताना चाह रहे हैं, उसको लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया, तो क्या बन जाएगा वो? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बन जाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म। अभी एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल मैंने बोला नेम द डेज इन अ वीक। आपको इसका सेट बनाना है कि एक हफ्ते में जो दिन होते हैं उनका नाम लिखिए, उसका सेट बनाना है आपको। सेट मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हियर इज डेज इन अ वीक। इट इज वेल डिफाइंड, सबके लिए सेम है, उसको समूह, उसको कलेक्ट करो, उसका सेट बनाओ, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म में उसे कैसा लिखा जाएगा? ध्यान से सुनना, इसे मैं हटा रही हूं, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में से कैसा लिखा जाएगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये होता है रोस्टर फॉर्म। हर एलिमेंट को अलग 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 लिख दिया। अब सेट बिल्डर फॉर्म में से कैसे लिखेंगे? ध्यान से समझना। सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखोगे मैम लेट, ये सारे एलिमेंट्स को हम मानते हैं एक्स, ये सारे क्या है? एलिमेंट्स, बिकॉज ये सेट के अंदर आ रहे हैं। सेट के अंदर जो ये आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स, ठीक है। तो मैम लेट ये एक्स एलिमेंट्स है। वेयर को सेट के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं ये डबल साइन से। मैंने बोला था सेट एक लैंग्वेज है, तो सेट हम इंग्लिश में बोलते हैं वेयर, लेकिन सेट बोलता है काय का वेयर। मैं वेयर नहीं मानता, मैं ये दो बिंदी मानता हूं, मैं दो बिंदी लगाऊंगा, मेरे लिए वेयर यही है। क्या कर लोगे? लैंग्वेज है भाई। जैसे हिंदी कुछ और बोलता है, इंग्लिश कुछ और बोलता है, मराठी कुछ और बोलती है, ये भी एक लैंग्वेज है। तो सेट क्या बोलता है कि वेयर मेरे लिए दो बिंदी है, और ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। तो मान लो ये है एक्स, सारे एलिमेंट्स को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर मतलब ये दो बिंदी, वेयर एक्स क्या है? एक्स इज डेज इन अ वीक। मैंने यही बोला था सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं? जो ये सारे एलिमेंट्स जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डेज इन अ वीक, उसको क्या कर दो? लैंग्वेज फॉर्म में लिख दो। ठीक है। इसको लैंग्वेज में लिखा, मतलब ये सारे एलिमेंट्स मान लो है एक्स। वेयर ये एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सारे एलिमेंट्स को, मतलब ध्यान से देखना, सारे, फर्स्ट पॉइंट, सारे एलिमेंट्स को मानो एक्स, और फिर वेयर को किससे रिप्रेजेंट कर दो? ये दो बिंदी से। फिर बता दो कि ये सारे एलिमेंट जो ये एक्स है, ये क्या बताना चाह रहे हैं, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस चीज को लैंग्वेज फॉर्म में लिख दो। एक्स इज अ डेज इन अ वीक, और ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इससे रोस्टर फॉर्म में आना है तो मतलब एक्स मतलब एलिमेंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डेज इन अ वीक। अब एक एक एलिमेंट अगर अलग अलग लिख दिया, वो हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। और एक साथ क्या बताना चाह रहे हैं उसे लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया, तो वो हो जाएगा क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में मैंने क्या किया? हर एलिमेंट को अलग अलग लिख के दिखा दिया। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या किया? ये सारे एलिमेंट्स को एक्स माना, फिर बोला वेयर ये एक्स क्या बताना चाहते हैं उसको लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया, तो ये क्या बन गया मेरा? सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो ये होता है सेट को रिप्रेजेंट करना रोस्टर फॉर्म में एंड सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, मतलब सेट जो ये लैंग्वेज है दो तरीके से जो हम ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन करते हैं उसको रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, चाहे लिविंग चाहे नॉन लिविंग, उसका कलेक्शन करती है वेल डिफाइंड, जिसका हर किसी के लिए आंसर सेम होगा।
उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकती है, रोस्टर फॉर्म में, मतलब एक एक एलिमेंट को अलग अलग दिखा के, या सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में मतलब ये जो एक एक एलिमेंट है इनको एक्स मानो। अब ये क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बता रहे हैं ये, उसको लैंग्वेज फॉर्म में लिख दो। ठीक है, पक्का पक्का क्लियर, आगे बढ़ो। चलो थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ पहले। ओके चलो, अब देखो एक चीज और है, मैंने आप लोगों को ब्रैकेट्स बताए थे, ओपन ब्रैकेट। मैं 2 मिनट में रिवाइज करवा देती हूँ, मैंने फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था। ओपन ब्रैकेट मतलब जैसे 2 और 4 लिखा है, तो ओपन ब्रैकेट का मतलब इसमें अंदर आने वाली मिडिल वैल्यूज इंक्लूडेड है, लेकिन एक्सट्रीम वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है। एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब क्या, एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब क्या, एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब ये जो स्टार्टिंग की वैल्यू है और ये जो एंड की वैल्यू है ये इंक्लूडेड नहीं होती ओपन ब्रैकेट में। ठीक है, अब आते हैं, ये होता है अपन का ओपन ब्रैकेट। ठीक है, अब अपन आते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट में। क्लोज ब्रैकेट में क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट बोलता है भाई इसकी मिडिल वैल्यूज तो इंक्लूडेड होंगी ही होंगी, लेकिन ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज है ना 2 और 4 ये भी इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, उसके बाद अब पहले मैंने आपको बताया था कि इनका मिक्स्ड फॉर्म भी हो सकता है, जैसे यहां से ओपन यहां से क्लोज, यहां से ओपन यहां से क्लोज। तो इसका क्या मतलब होगा, जिस साइड से क्लोज है मतलब वहां वाली एक्सट्रीम वैल्यू इंक्लूड होगी। मतलब अगर स्टार्टिंग से क्लोज है तो स्टार्टिंग की वैल्यू इंक्लूड होगी, एंड की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी और मिडिल वैल्यूज इंक्लूडेड होंगी। और अगर लास्ट में क्लोज है मतलब स्टार्टिंग की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, एंड की वैल्यू इंक्लूड होगी और मिडिल वैल्यूज तो इंक्लूड होंगी ही होंगी। ये होता है अपन का ब्रैकेट का गेम। ओके समझ गए, चलो 1 सेकेंड और एक ब्रैकेट और रिवाइज नहीं करा है मैंने, करली ब्रैकेट। हाँ देखो करली ब्रैकेट क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। करली ब्रैकेट्स को ही सेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। करली ब्रैकेट मतलब जो लिखा है बस वो, जो मैंने बोल दिया बस वो, इसके आगे नो कट, नो एक भी शब्द नहीं। मतलब अगर मैंने 2 और 4 लिखा है तो मतलब 2 और 4 बस ये ही, 2 और 4 ये ही, इसकी कोई मिडिल वैल्यूज नहीं आएंगी, सिर्फ 2 और 4 आएगा। इसको करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब आपको वेरियस नंबर्स, आपने वेरियस क्लासेस में नंबर्स पढ़े होंगे, लेकिन मैं एक बार आप लोगों को फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ नंबर्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग नंबर्स आएंगे। देखो पहला हमारा होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 टक 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 कहीं तक भी जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। अब सेकंड आते हैं अपन होल नंबर पे। होल नंबर क्या होते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, लेकिन 0 भी आ जाता है। 0 1 2 3 टक 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 टक, सिंपल। ये होते हैं अपन के होल नंबर। अब अपन आते हैं इंटीजर्स के ऊपर। इंटीजर्स किसे बोलते हैं, इंटीजर्स मतलब ये सारे होल नंबर तो इसमें आएंगे 0 से, नेगेटिव वैल्यूज को भी ये कवर करता है। मतलब -1 -2 -3 ऐसे होता है ना, ये सारी नेगेटिव वैल्यूज को भी ये कवर करता है। तो इस साइड वालों को बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर, इस साइड वालों को बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो 3 अपन ने क्या पढ़े, पहला नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3। अब देखो इधर करली ब्रैकेट लगाया है मैंने, मतलब मिडिल वैल्यूज इंक्लूड नहीं है, 0.5 0.2 1.5, नो, होल नंबर पूरा कंप्लीट नंबर इंक्लूड है। 1 2 3 4 होल नंबर मतलब पूरे के पूरे नेचुरल नंबर, पर उसमें 0 भी आ जाता है।
इंटीजर मतलब पूरे के पूरे होल नंबर तो आ ही रहे हैं जीरो से, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाती है। और नेगेटिव मतलब वो जो कंप्लीट है, जैसे -1, -2, -3, मिडिल वैल्यूज नहीं, कंप्लीट वैल्यूज। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटीजर। डन। अब देखो, आपको नेगेटिव साइन की एक खूबसूरत बात पता होगी, नहीं पता तो अपन अभी बता देते हैं। क्या खूबसूरत बात होती है नेगेटिव पॉइंट की? जल्दी जल्दी आओ इधर, आओ इधर, देखो कि यहां पर क्या होता है, -2 बड़ा होता है -3 से। नॉर्मली पॉजिटिव साइड जाओ तो क्या होता है, 3 बड़ा होता है ना 2 से, हाँ ना, 3 बड़ा है ना 2 से, 4 बड़ा है ना 2 से, है ना ऐसा। लेकिन नेगेटिव में क्या होता जाता है, नेगेटिव में क्या होता जाता है, उल्टा। नेगेटिव में होता जाता है उल्टा, जितना बड़ा नंबर वो उतना ही छोटा होता जाता है, बिकॉज वो नेगेटिव है ना। प्लस में जा रहा है तो बढ़ता जाएगा ना, माइनस में मतलब कम होता जाएगा ना, है ना। इसीलिए यहाँ पर 3 बड़ा है 2 से, लेकिन नेगेटिव में है तो -2 बड़ा होगा -3 से, बिकॉज ये नेगेटिव है, उल्टी साइड है। स्ट्रेट साइड 1, 2, 3, 4 होती है तो वहां तो ऐसे बढ़ते जाते हैं, लेकिन नेगेटिव साइड में कम होते जाते हैं, टक 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 टक, -1, -2, -3, कम हो रहे हैं, नंबर लाइन पे कम हो रहे हैं। इसलिए -3 क्या है, छोटा है। किससे? -2 से। -2 बड़ा है किससे? -3 से। ओके, क्लियर यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट नंबर जो हमारा आता है, नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा आता है, बताओ नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है हमारा, कौन सा आता है नेक्स्ट नंबर? फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस को भूल गए क्या? फ्रैक्शंस को भूल गए क्या? फ्रैक्शंस मतलब वही, जैसे जो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो पाते, मतलब 1/2, इससे क्या एक कंप्लीट नंबर आएगा? नहीं, 0.5 आएगा। तो ये क्या है? फ्रैक्शन, जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, जिससे 1, 2 ऐसे होल नंबर नहीं आते, इनके मिडिल वैल्यूज आती है, उसे ही कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, अब फ्रैक्शन तो -0.5, -0.15 ऐसे भी हो सकते हैं, फिर 1.5 ऐसे भी हो सकते हैं। तो मतलब इसके अंदर सारे के सारे नेगेटिव साइड भी, पॉजिटिव साइड भी, सब कुछ कवर होता है, लेकिन जो होल नंबर, कंप्लीट नंबर में नहीं आता, फ्रैक्शंस में आता है। 1/2, 1/3, 1/4, कुछ भी जिसका रिजल्ट होल नंबर नहीं आता, मतलब 4/2 ये फ्रैक्शन नहीं है, बिकॉज इससे कंप्लीट नंबर आ गया ना 2। फ्रैक्शन मतलब 0.5, जो कंप्लीट नंबर नहीं आता जिससे, ठीक है, वो होता है फ्रैक्शन। अब एक है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब क्या? रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं आपके इंटीजर्स भी और आपके फ्रैक्शंस भी। सारे इंटीजर्स, सारे फ्रैक्शन, सब कुछ कवर कर लेता है रियल नंबर। तो रियल नंबर मतलब जो सारे के सारे नंबर्स को एक साथ कवर कर रहा है। ओके, फ्रैक्शन में याद रखना नेगेटिव साइड भी इंक्लूड है। अब देखो, आप बोलोगे मैम, हाँ जी, आपने इधर करली ब्रैकेट लगाया है, लेकिन 1/2, 1/4 के बीच में भी तो कोई वैल्यू हो सकती है, मिडिल वैल्यू जो फ्रैक्शन ही आएगी, फिर आपने करली ब्रैकेट क्यों लगाया है? इसलिए लगाया बच्चों, बिकॉज इसके अंदर आने वाले होल नंबर नहीं आ सकते। ठीक है, ओके, जैसे 2/3 तो आ सकता है, लेकिन 2 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, बीच वाले होल नंबर नहीं आ सकते ना, तो इसीलिए करली ब्रैकेट सही था। अगर ओपन ब्रैकेट लगाती तो आप बोलते मैं मिडिल वैल्यूज आ सकती थी। अब मिडिल वैल्यूज होल नंबर वाले तो नहीं आ सकते थे ना, इसीलिए मैंने करली ब्रैकेट लगाया है। मोस्ट एप्रोप्रिएट ब्रैकेट यहाँ पे करली ब्रैकेट है, इसलिए बिकॉज मिडिल वैल्यूज होल नंबर वाले नहीं आ सकते, फ्रैक्शन वाले आ सकते हैं, बिकॉज इसमें सिर्फ फ्रैक्शंस आते हैं जो कंप्लीट नंबर नहीं देते, जिससे 1, 2 ऐसा नंबर नहीं देते। ओके, डन। ओके, अब अपन का जो लास्ट नंबर है समझने के लिए वो है प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर सिंपल ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड हो सकते हैं और खुद से डिवाइड हो सकते हैं। मैम ऐसे कैसे? जैसे 3 क्या होता है? 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइड बाय 1 मतलब 3, और 3 खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइड बाय 3 1। बाकी 3 किसी से भी डिवाइड हो सकता है। सोचो, कंप्लीट नंबर रिजल्ट देगा। 3 डिवाइड तो 2 से कर लो, 4 से कर लो, लेकिन फ्रैक्शन आएगा ना, एक कंप्लीट नंबर तो नहीं आएगा। दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल। मतलब क्या होता है? पूरा जीरो, डिनोमिनेटर जीरो आ जाए, कुछ भी पॉइंट में बचे ना, ठीक है, उसे कहते हैं कंप्लीटली डिविजिबल। तो प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड बाय इटसेल्फ। ओके सो 2 is the only even number which is a prime number। 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। इसके अलावा जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो प्राइम नंबर बिल्कुल भी नहीं होते, बिकॉज वो 2 से डिविजिबल तो होते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर जो खुद से और 1 से डिविजिबल हो। लेकिन 2 के अलावा बाकी जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो खुद से और 1 से तो डिविजिबल होंगे ही, लेकिन वो 2 से भी तो डिविजिबल हो गए, तो इसलिए वो प्राइम नंबर है नहीं। लेकिन 2 इज द ओनली इवन नंबर जो 2 by 2 1 या 2 डिवाइड बाय 1 2, इससे और किसी से डिविजिबल नहीं होता। इसलिए 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज अ प्राइम नंबर। अदर इवन नंबर्स आर नॉट प्राइम नंबर्स। समझ गए गेम नंबर्स का? ठीक है, चलो फटाफट मेरे साथ। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने सेट की डेफिनेशन करी, ब्रैकेट्स का गेम समझा, नंबर्स का गेम समझा, सेट को सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में कैसे करते हैं ये सब समझा। ओके, अब हम इन सबके नोट्स बनाएंगे, लेकिन नोट्स बनाने से पहले अपन एनसीईआरटी में इस सबके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, चलो आ जाओ। चलो देखो, इसमें यही लिखा है सेट एंड द रिप्रेजेंटेशन। ये सब कुछ मैंने कवर करा लिया। देखो, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज द रोस्टर फॉर्म एंड द सेट बिल्डर फॉर्म भी आएगा। चलो अब एग्जांपल्स आ गए। ओके, एक चीज और मुझे बतानी है, एक चीज और ध्यान में रखना। जैसे 1 2 3 4 में लिख रही, ये एक सेट है, ठीक है। सेट को अपन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कैपिटल ए से, ठीक है। ये याद रखना, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कैपिटल, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऐसे, ठीक है। ओके, अब देखो ये एक सेट है, नंबर का कोई सेट है ये, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं कहूं तो ये सारे के सारे क्या है? 1 2 3 4, ये क्या है? एलिमेंट है किसके? सेट ए के। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल अल्फाबेट से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल अल्फाबेट से, जैसे ए बी सी, ऐसे। और इसके अंदर जो भी है वो सारे इस सेट के एलिमेंट है। सेट कौन सा है? सेट ए। इसके अंदर लिखा हुआ सब कुछ क्या है? सेट का एलिमेंट, सेट का एलिमेंट। अब मैं पूछूं आपसे, क्या 1 इस सेट ए का एलिमेंट है? क्या 1 इस सेट ए का एलिमेंट है? तो आप कहोगे यस मैम है। तो कैसे बताओगे? सेट में कैसे बताओगे? मैं लिखूंगी 1 एलिमेंट और सेट ए। एलिमेंट के लिए ये ई बनाया मैंने, लेकिन इसको बनाते कैसे हैं? सी बना के डंडा, ये सी बनाया और ऐसे बीच में डंडा। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि हाँ भाई ये 1 एलिमेंट है ए का, 1 एलिमेंट है ए का, ठीक है। ओके जी, क्लियर है जी? डन जी? चलो आ जाओ जी। ओके चलो ठीक है। और एक चीज तो ये है, दूसरी चीज क्या है? ये अपन जब कोई सेट बनाना था, मैंने आपको बोला था सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। तो एलिमेंट के ऊपर कोई ब्रैकेट नहीं लग रहा, बिकॉज ये सेट के एलिमेंट्स है ना, ये कोई सेट नहीं है, ये इसके ब्रैकेट्स, जैसे ये सेट ए है, इसके अंदर 1 2 3 4 चीजें कवर्ड है, ठीक है।
हमने ब्रैकेट लगाया, मतलब ये सेट ए है जिसके एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4, ठीक है। और सेट को लिखते कैसे हैं, करली ब्रैकेट में। ये हो गया करली ब्रैकेट। अब मेरे को अगर मुझे ये बताना है आपको कि हाँ 1 इज सेट ए का एलिमेंट है, तो मैं कैसे लिखूंगी 1, ये सी बना के डंडा ए, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। हाँ है। अब मैं बोलूं 5 का दिख रहा है ना, 5 तो 5 इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो मैं कैसे लिखूंगी 5। मैम ये तो आपने एलिमेंट बना दिया, तो डंडा मारूंगी ना, कट। नॉट एलिमेंट नहीं है, हटाओ यहां से, कट। तो मतलब 5 इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ सेट डी, ठीक है। और कोई भी सेट में कैसे लिखती हूँ, कोई भी सेट में करली ब्रैकेट में लिखती हूँ। डन। अब चलो आ जाओ मेरे साथ, चलो अब एग्जाम्पल्स करेंगे अपन, सारे एग्जाम्पल सारे क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी, ओके। चलो अब देखो, ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये इक्वेशन के ऊपर है, ठीक है। लेकिन ये आपको कंप्लीटली टफ समझ आएगा जब मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और लीनियर इक्वेशंस वाला चैप्टर करवा दूं। तो इसे आप अपनी बुक में लिखो पेंडिंग, बिकॉज मैं बिना लॉजिक्स के आपको कोई भी क्वेश्चन भी नहीं करवाऊंगी, सबके पीछे के लॉजिक समझाए बिना। सो सिर्फ जो इक्वेशन वाला है उसे आप लिख लो पेंडिंग। जैसे ही हम अपना इक्वेशन वाले चैप्टर कंप्लीट कर देंगे हम इसे हल कर लेंगे, आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। लेकिन इसे अभी पेंडिंग लिखो, क्योंकि जब तक मैं आपको पूरा इक्वेशन चैप्टर नहीं समझा देती तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारा एग्जाम्पल 2 किस बारे में है, हाँ पढ़ो इसे। क्या लिखा हुआ है, हमें सेट लिखना है, ठीक है। सेट लिखना है एक्स वेयर एक्स क्या है पॉजिटिव इंटीजर, एक्स क्या है पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स पहली बात तो पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब फ्रैक्शन नहीं हो सकता, माइनस है प्लस, पर इंटीजर होल नंबर, माइनस साइड प्लस साइड दोनों साइड इंटीजर होते हैं, बताया है मैंने। एक्स स्क्वायर 40, जहां पे एक्स स्क्वायर 40 है, किसमें बोला है लिखने के लिए, रोस्टर फॉर्म में। किसमें बोला है इसे लिखने के लिए, रोस्टर फॉर्म में। मतलब एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव मतलब नेगेटिव हट गया, 1 2 3 4 ऐसे आएंगे। जहां पर अगर हम उस इंटीजर का स्क्वायर करेंगे ना तो वो 40 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, 40 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अब मेरी बात सुनना, ठीक है, ओके। ये है, और इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब एक एक एलिमेंट एक एक टिनके को लिखना है हमें, ओके डन क्लियर। आ जाओ, अब देखो एक्स स्क्वायर 40 से कम है। अब मुझे बताना, 1 लिखा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, रुक जाओ, 7 का स्क्वायर 49। तो 7 यहां नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि क्या लिखा है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पहले तो पॉजिटिव मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4। दूसरी बात 1 से स्टार्ट होगा, वो तो ठीक है चलो। उसके बाद उसका स्क्वायर 40 से कम आना चाहिए, उसका स्क्वायर 40 से कम आना चाहिए। अरे बाप रे, 40 से कम आना चाहिए, मतलब 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, मतलब 7 तो इसमें आ नहीं सकता है। तो मतलब कौन से नंबर आ सकते हैं सेट के लिए, पहले अपन ये करली ब्रैकेट लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया रोस्टर फॉर्म, ठीक है, ये हो गया ना रोस्टर फॉर्म, डन। चलो आ जाओ, ये रहा डन सेकंड एग्जाम्पल। चलो आ जाओ अब थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल लिखा है, ये सेट दिया हुआ है एलिमेंट, मतलब रोस्टर फॉर्म में दिया है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहले ये देखो कि ये सेट बता क्या रहा है, पहले ये तो देख लो कि ये सेट बता क्या रहा है, तभी तो लिखोगे। सेट लिखा है 1 4 9 16 15। चलो ठीक है, सेट बिल्डर एलिमेंट्स तो एक्स मान लेंगे, लेकिन ये एलिमेंट्स क्या बता रहे हैं, ये एलिमेंट्स बता रहे हैं, देखो जरा क्या बता रहे हैं ये एलिमेंट्स, देखो क्या बता रहे हैं ये एलिमेंट्स, ध्यान से देखो।
ये एलिमेंट्स नेचुरल नंबर का स्क्वायर बता रहे हैं। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और चलते जा रहे हैं इंफिनिटी तक। मतलब नेचुरल नंबर तो कितने सारे हो सकते हैं, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। ठीक है ठीक है, बट वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड मतलब अगर आपसे नेचुरल पूछूं आप भी 1 2 3 4 ही बोलोगे, आपसे पूछूं आप भी 1 2 3 4 5 ही बोलोगे। चलते इंफिनिट तक जाते हैं, उसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। अभी अपन आगे करेंगे, डोंट वरी, लेकिन वेल डिफाइंड है, सबके लिए आंसर सेम है। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको लिखती हूं, आपके सामने ही बनाती हूं मैं इसे करली ब्रैकेट। सबसे पहले इसका करली ब्रैकेट बनाओ। मैं लिख रही हूं x, जहां पे x क्या है, x स्क्वायर है। ठीक है, x क्या है, स्क्वायर। जहां पे x और क्या है, दो चीजें, एक तो एक्स स्क्वायर, आप देखना जो भी चीज लिखी है उसका स्क्वायर हो रहा है। लेकिन पहले बताओ एक्स क्या है, एक्स एलिमेंट है नेचुरल नंबर्स का। जो नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जो नेचुरल नंबर्स हैं उसका एलिमेंट है हमारा एक्स। एक्स है उसका एलिमेंट, बिकॉज एक्स भी नेचुरल नंबर्स है। लेकिन x जो है हम लिख कैसे रहे हैं उसे, ध्यान से x एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, है नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, लेकिन उन नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, मतलब ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर है। ठीक है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम x का स्क्वायर कर रहे हैं, जहां पर ये देखो क्या बता रहा है, हम x का स्क्वायर कर रहे हैं जहां पर x एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। मतलब x कोई नेचुरल नंबर है और हम उनके स्क्वायर कर रहे हैं, यही तो है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। इसको लिखने का एक और तरीका है, देखो 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 क्या लिखा है, x, ठीक है, वेयर एज x क्या है, x क्या है, x जो मैं बोल रही हूं उसको लिख दिया इन्होंने। x क्या है, x क्या है, x इज द स्क्वायर, किसका नेचुरल नंबर। x स्क्वायर है किसका भाई, नेचुरल नंबर का। इसको अलग ढंग से और अलग ढंग से कैसे लिख सकते हैं, x वेयर x क्या है, n स्क्वायर नेचुरल नंबर का स्क्वायर, और n क्या है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लिख दिया इन्होंने, ऐसा लिखने की जरूरत है, ये राइट है। हम लिख देंगे x वेयर x का स्क्वायर करो, और x क्या है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। ये देखो, अब कोई ऐसा होता है ना, कोई इजी इंग्लिश बोलता है, कोई बहुत ही टिपिकल इंग्लिश बोलता है, वो ये मेरी इजी इंग्लिश हो गई, ये इन्होंने इतनी टिपिकल इंग्लिश लिख दी। क्यों टिपिकल है, बात तो इजी इंग्लिश से भी समझ आती है ना, क्यों टिपिकल यूज करनी है। इंग्लिश है क्या, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन सेट है क्या, एक लैंग्वेज है एक्सप्रेस करने की, हम इजी भाषा में एक्सप्रेस करेंगे, समझ तो रहे हो ना। टफ भाषा में क्यों एक्सप्रेस करना है, टफ क्यों यूज करना है, इजी यूज करो, बात समझानी है ना भाई, अपनी बात हम इजी भाषा में भी समझा सकते हैं, इंग्लिश को इजी वे में भी यूज कर सकते हैं। टफ बोल के क्यों करना है, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स क्यों यूज करने। इंग्लिश बोलना जरूरी होता है आज मार्केट में, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन टफ इंग्लिश बोलना जरूरी थोड़ी ना होता है। सिंपल इंग्लिश भी आती है तो भाई बोलेंगे ना, समझ में तो आ रही है ना बात, खत्म बात, यही बात है। वैसे ही ये सिंपल मैंने लिख दिया कि x क्या है, एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, ठीक है एलिमेंट है, जहां पे x का क्या किया गया, स्क्वायर, मतलब नेचुरल नंबर का स्क्वायर किया, और इससे भी सिंपल इन्होंने यहां लिख दिया। सब हटा रही हूं मैं, एक सेकेंड, सब कुछ हटाओ, ठीक है। फ्रेश देखो, सबसे सिंपल इन्होंने पता है कहां लिख दिया है, सबसे सिंपल यहां जो अपन बोल रहे हैं इन्होंने लिख दिया कि सेट है, मैंने बताया था सेट को ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं, करली ब्रैकेट लगाओ, एक्स लिखो वेयर एक्स, जहां एक्स क्या है इन्होंने लिख के बता दिया, एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर, खत्म। चलो आगे बढ़ो, ठीक है आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारा, ये हमारा सेट है, ओहो ये हमारा सेट है, ठीक है सेट है, ये सेट है, ओके। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है, एक एक एलिमेंट तो दिया हुआ है। अब ढूंढोगे कैसे, देखो समझोगे कैसे, ध्यान से समझो, पहले क्वेश्चन को अंदर तक फील करो, क्या बोलना चाह रहा है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, पहला है तो ये, अब क्या है, ये ऊपर तो मुझे नेचुरल नंबर दिख रहे हैं ना, 1 2 3
मतलब ये मुझे n दिख रहा है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, n नेचुरल नंबर मुझे दिख रहा है ये, ठीक है ठीक है ठीक है। अब 1 है, ये 1 में +1 करा हुआ है, ये 2 में +1 करा हुआ है, मतलब ये जो नंबर है जो ऊपर लिखा है न्यूमरेटर लिखा है, नीचे न्यूमरेटर में +1 करा हुआ है ना। देखो देखो ध्यान से मेरे साथ आओ आओ, देखो ऊपर तो नेचुरल नंबर्स दिख रहे हैं, n है, ठीक है, नीचे क्या किया हुआ है 2 करा हुआ है, 2 करा हुआ है, हाँ 2 करा हुआ है, 2 में क्या करा है, मतलब ऊपर वाले न्यूमरेटर में +1 करा हुआ है ना, न्यूमरेटर में +1 करो। क्या इधर भी अप्लाई हो रहा है, 2 + 1 3, हाँ सच, 3 + 1 4, हाँ तो सही है, बन गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब अपन क्या लिखेंगे, a = अपन सेट बनाएंगे x, वेयर x मतलब इन सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, सारे एलिमेंट्स को हम x बोल रहे हैं, वेयर x क्या है, मुझे एलिमेंट्स क्या बता रहे हैं, ये एलिमेंट्स बता रहे हैं n/n+1, ठीक है, ये बता रहे हैं, जहां पे n क्या है, कुछ भी नहीं उठा लोगे, n एलिमेंट है नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। देखो ध्यान से फिर से सुनो, मैंने बोला इन सारे एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करो, x से, x ठीक है, वेयर ठीक है, x क्या है, देखो लिखो x क्या है, n+1, हाँ n+1, जहां पे ये n क्या है भाई, ये n क्या है, सारे नेचुरल नंबर का एलिमेंट्स, और एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये लो, सिंपल। और एक चीज और आपको जरूर लिखनी है कि ये नेचुरल नंबर तो 1 से लेकर इंफिनिटी तक जाते हैं, लेकिन हमें ये लिखना है कि ये जो n है ना, n ध्यान से अच्छे से समझो, तब जाके सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना आएगा, क्योंकि एग्जाम में तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना, लिखना आना चाहिए, सिर्फ इस क्वेश्चन को रटना नहीं, कोई भी क्वेश्चन को। देखो मैंने क्या बोला, आप स्टेप लगाओ इस पर, ठीक है, मैं फिर से हटा रही क्योंकि मेरे को आप लोग को बहुत अच्छे से समझाना है आपको, क्योंकि एग्जाम में जरूर ना यही क्वेश्चन मिले, लेकिन आपको लिखना आना चाहिए कि बोलना क्या चाह रहे हैं वो, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, पहले ये चीज तो कॉमन है, ये लिख दो पहले, हाँ ठीक है भाई, सेट बनाने के लिए ये चीज तो चाहिए, चाहे लैंग्वेज फॉर्म में लिखो, चाहे एक एलिमेंट को लिखो, ठीक है, चाहे रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट को रिप्रेजेंट तो करली ब्रैकेट से ही करते हैं, वो अपन लिखेंगे, हो गया। अब आपने पता लगा दिया, इन सारे एलिमेंट्स को हम सबको एक ही चीज से बोलेंगे x, ठीक है। अब वेयर के लिए ये साइन बना दिया। अब जहां पे x क्या है भाई, क्या है x, n+1 है, तो x है n+1, लेकिन यहाँ n क्या है, n एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, n सारे 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है भाई, कोई नेगेटिव नंबर, कोई इंटीजर कुछ नहीं आ रहा, नेचुरल नंबर है, तो n एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। और दूसरी बात n भाई 1 से 6 तक है बस, नेचुरल नंबर तो इंफिनिटी तक होते हैं, मतलब ये जो n है ये 1 से ज्यादा है, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, ये जो मेरा n है, ये मेरा n, 1 सेकेंड, आई एम सो सॉरी, ओके, ये मेरा जो n है, ध्यान से बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है, ये जो मेरा n है ये 1 से तो ज्यादा है, हाँ 1 के बराबर भी है, 1 आ रहा है ना इसमें, तो 1 के बराबर या 1 से ज्यादा है, ओके, लेकिन भाई ये 6 के बराबर है, 6 से ज्यादा नहीं है, तो ये बताना जरूरी है। अब दोबारा आ जाओ, अच्छे से समझो, मैंने क्या बोला, सेट ए लिखते हैं, ब्रैकेट बना दिया, इन सबको सारे एलिमेंट्स जो लिखे हुए हैं इसमें, सारे, दोबारा कम बैक गाइस, कम, सारे एलिमेंट्स को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, x से, x, वेयर के लिए अपन 2 बिंदी लगाएंगे, 2 बिंदी, टिक टिक, ठीक है। यहाँ पे x क्या है, n/n+1, 1 2 3 4 अपॉन n+1 है, n/n+1, जहां पर n क्या है भाई, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर तो है, और n 1 से 6 तक के बीच में, मतलब 1 और 1 से ज्यादा, और 6 से कम, 1 और 1 से ज्यादा, इसलिए यहाँ इक्वल का साइन लगाना जरूरी है, बिकॉज
1 और 6 दोनों इंक्लूड है, तो 1 और 1 से ज्यादा, 6 और 6 से कम, बन गई। ये लो भाई, ये लो। अब पता है इसको और एक और तरीका बताओ कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। nth लिखो ही नहीं, a लिखो, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, एग्जाम में क्या होता है ना, जो चेकर होता है ना उसके पास एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस होते हैं। यही आप बहुत सारे रेफरेंस बुक रेफर करते हो ना, तो यही गड़बड़ हो जाती है। उन्होंने और इसी तरीके से दिया होता है, हाँ बिल्कुल देंगे वो समझाने के लिए, लेकिन क्या होता है एनसीईआरटी का जो चेकर होता है, जो आपकी कॉपीज चेक करता है, उनके पास एनसीईआरटी का ही सॉल्यूशन होता है। तो और कुछ लिख दिया और उन्हें नहीं आता होगा तो वो तो चेक करेंगे ये मैच नहीं कर रहा, कट। बस इसलिए हम जो एनसीईआरटी में लिखा है उससे ही इतना अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसीलिए, ठीक है। हाँ, अब ये फ्लॉ है तो है, इसका कुछ भी नहीं कर सकते। अब इसमें रोने की जगह अपन मेहनत कर सकते हैं कि यार ऐसा क्यों है, हम तो और इसी तरीके से लिख सकते हैं, ये लिखा है हमें यही क्यों लिखना है। लॉजिक समझ में आया ना, रट तो नहीं रहे ना। इंपॉर्टेंट ये है इसमें जो लिखा है वो हम समझ रहे हैं ना अच्छे से, बस बात खत्म, यही इंपॉर्टेंट है। अब इसको और इसी तरीके से वैसे कैसे लिख सकते थे कि x वेयर हम n का लेते, हम ये लेते x जहां पे x क्या है x+1 और x क्या है नेचुरल नंबर्स का एलिमेंट और x की वैल्यू जो है, बस ऐसे कर सकते थे। n यूज ही क्यों करते हैं, हम बोलते हैं कि सारे एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x से, जहां पर ये एलिमेंट्स क्या बता रहे हैं x और x+1, ठीक है। जहां पे x क्या है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एलिमेंट है, लेकिन किस लिमिट तक है नेचुरल नंबर, किस लिमिट तक, 1 से 6 तक, 1 या 1 से ज्यादा, 6 या 6 से कम। इक्वल का साइन लगाया है, इसका मतलब है कि 1 और 6 इंक्लूडेड है, खत्म हो गया। चलो आगे बढ़ो। अब ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये तो बाबा बड़ा इजी एग्जाम्पल है। इसमें है ही क्या, आपको मैच करना है। ये है ना रोस्टर फॉर्म दिया है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा होगा, सो सिंपल। ये दिया है रोस्टर फॉर्म, एक एक वर्ड को बताया, मतलब ये क्या बता रहा है, प्रिंसिपल वर्ड को एक एक वर्ड करके बताया। ये एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, सिंपल हो गया, ये इससे मैच कर गया। अब देखो अब क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर एंड द डिवीजर ऑफ 18। ओहो, x एक पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 ही हो सकता है, और 18 का डिवीजर है, 18 को पूरी तरीके से डिवाइड कर लेता है। इसके लिए सिंपल टेक्निक, पहले 18 के छोटे छोटे पार्ट्स मतलब एलसीएम में करते थे ना, वैसे निकालो। 2 9 3 3 3 1। ओके ओके डन। ये क्या हुआ, 2 3 3 हो गए। अब क्या होगा, मतलब पहला 2 और 3 तो हो गई, 2 और 3 तो हो गई। अब 2 को मल्टीप्लाई करो इससे, हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो। ये एक एलिमेंट है 2, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से 6, 3 को मल्टीप्लाई करो इससे 9, और इनको आपस में पूरा भी मल्टीप्लाई करो मतलब 18। ये समझ आया मैंने क्या किया। देखो मैंने क्या किया, पहले छोटे छोटे एलिमेंट्स निकाले, फिर उनको एक एक करके लिख दिया, मतलब 2 तो हो गए, 3 तो होगा, अभी 3 रिपीट हो रहा है इसलिए रिपीट वाला दोबारा नहीं आएगा, 2 और 3 होगा। फिर इस 2 को मल्टीप्लाई किया इसके एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से, अब दूसरा एलिमेंट एक ही है 3, अलग अलग नहीं है ना, एक ही है ना 3, इसलिए 2 into 3 6। फिर इस 3 को भी मल्टीप्लाई किया, 2 से तो मल्टीप्लाई हो गया है ये, लेकिन 3 से तो नहीं हुआ, इसलिए 3 3 are 9। फिर आपस में तीनों का मल्टीप्लिकेशन 18। ओके चलो, तो हमारे 2 मैच तो हो गए। अब तीसरा मैच क्या है, ध्यान से सुनना। ये रहा, हमने ये वाला कर लिया, ये वाला कर लिया। x इंटीजर है और x+1 1 है। x इंटीजर है मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब x में क्या प्लस करे 1, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ये मैं आपको डिटेल में बता रही हूं, जब आपको आ जाएगा ना हाल देख के कर लोगे। x+1 क्या दिया हुआ है 1, तो x क्या होगा 1 - 1 0, ये रहा 0, लो मिल गया। अब ऐसे चौथा बचा हुआ ही वो होगा, लेकिन अपन कर भी लेते हैं। x is an integer and x square -9 = 0। ओहो, मतलब x² = 9, मतलब 9 का रूट। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तब भी वो 9 ही आता है, ठीक है।
लेकिन यही तो खूबसूरती है, -3 का स्क्वायर करेंगे तब भी तो वो 9 आता है, बिकॉज -3 इंटू -3 हो जाता है प्लस, माइनस का साइन हट जाता है जब हम कोई भी चीज का स्क्वायर करते हैं, तो 3 और -3 डन 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 हो गए हमारे एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं और आपको थोड़ा सा समझा दूं, ध्यान से समझना सब लोग, बड़े 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 ध्यान से समझना इसे। ठीक है, समझोगे ना? जैसे ये वर्ड था ना प्रिंसिपल, ये रोस्टर फॉर्म है, ध्यान से समझना। रेड पेन यूज कर लेती हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, हाँ, ये जो रोस्टर फॉर्म है ना, इसको, ये सेट बिल्डर फॉर्म है ना, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो अब देखो क्या होता है, प्रिंसिपल, इसमें क्या करते हैं, ये है सेट बिल्डर फॉर्म, ये लिखा हुआ ना, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, इसको अलग अलग लिखना है, मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो अपन क्या करते हैं, जो अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं ना, उन्हें 2 बार नहीं लिखते, सेट में रिप्रेजेंट करने में जो एलिमेंट 2 बार आता है ना, उसे 2 बार नहीं लिखा जाता, एक ही बार लिखा जाता है, एक ही बार लिखा जाता है। मतलब ये P, अब ये P 2 बार आ गया तो मतलब एक बार लिखो P। अब R तो एक ही बार आ रहा है भाई, R लिखो, कट गया। I आ रहा है कि 2 बार, हाँ ये रहा I। N तो एक ही बार आ रहा है, N लिखो। C तो एक ही बार आ रहा है, C लिखो। A तो एक ही बार आ रहा है, L तो एक ही बार आ रहा है, P आ रहा है, CAL, ठीक है। क्या क्रक्स है इसका, कि सेट में जो एलिमेंट 2 बार आता है ना, उसे एक ही बार लिखा जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म में तो हमने लिख दिया कि x, वेयर x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। तो अब हमें अलग अलग करके बताना है, जो हम रोस्टर फॉर्म में करते हैं। तो एक एक एलिमेंट जो हम लिखते हैं, उसमें जो रिपीट एलिमेंट होता है उसे हटाते हैं। जैसे P और P रिपीट हो रहा है तो एक ही बार आएगा, जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है वो एक ही बार आता है, रोस्टर फॉर्म में एक ही बार आता है, किसी भी चीज के लिए दिया हो। ये मैंने एग्जाम्पल आपको समझा दिया। ओके डन। अब देखो आज की क्लास के लिए इतना ही, लेकिन अभी हम नेक्स्ट क्लास में इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैंने अभी जितना भी पढ़ाया उसके नोट्स बनाएंगे। तो प्लीज नेक्स्ट क्लास में आप लोग 2 रजिस्टर लेके आना, एक कंसेप्ट रजिस्टर जिसमें हम सेट के नोट्स बनाएंगे जितना अभी तक हमने पढ़ा है, और दूसरा इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे हम पूरा। तो वो आप अपनी सम कॉपी में सॉल्व करना, ताकि दोनों रजिस्टर अलग अलग बने फॉर श्योर। ओके, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम ये नहीं समझ आया, ये नहीं समझ आया। आई वुड लव टू आंसर योर क्वेरीज। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी हो और हम मैथ्स को इसी तरीके से इंजॉय करके पढ़ेंगे और आपको सब कुछ बहुत बढ़िया ढंग से समझ आने वाला है। ओके, चलो बाय बाय, सी यू गाइस।